ये हमारा दूसरा वीडियो क्लास है सी से संबंधित, जिसमें पिछले क्लास में मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम आप लोग को एग्जीक्यूट करके दिखाया था कि हम लोग सी में प्रोग्राम लिखते कैसे हैं और उसको रन कैसे करते हैं, न्यू लाइन कैसे ऐड करते हैं, ये सब कुछ आज बात करते हैं। चूँकि हम लोगों ने एक बार थोड़ा सा छोटा सा प्रोग्राम बनाकर देख ही लिया है, तो आज हम लोग देखेंगे कि वास्तव में सी का जो प्रोग्राम होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब कैसे लिखना चाहिए, जो कि ऑलरेडी हम लोग पिछले प्रोग्राम में पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, तो स्टार्ट होता है देखिए इस तरह से। सबसे पहले कोई जो भी आपको ग्लोबल डिक्लेरेशन करना है वो यहाँ करते हैं। ग्लोबल डिक्लेरेशन वैसे चीज़ों का डिक्लेरेशन होता है जो कि थ्रू आउट प्रोग्राम जिसका बाउंड्री नहीं होता है, यानी सभी फंक्शंस में जितने फंक्शंस लिखे जाएंगे उन सभी जगह पे उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, ग्लोबल डिक्लेरेशन। इसके बाद है रिटर्न टाइप, जो कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि मेन के पहले हम लोग रिटर्न टाइप लगाए थे इंट। यदि मेन फंक्शन है तो उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस के बीच में हमारा पैरामीटर होगा, पैरामीटर जो कि इनपुट की तरह इस्तेमाल किया जाता है किसी फंक्शन द्वारा। और ये ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस के बीच में हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं। इस तरह से अगर आप कोई दूसरा फंक्शन बनाते हैं, सपोज कीजिए फंक्शन 1, यहाँ पर मेन फंक्शन है, सेकेंड वाले में अगर हम लोग फंक्शन 1 बनाते हैं तो उसका भी कोई ना कोई रिटर्न टाइप होगा, वो इंट हो, फ्लोट हो, लॉन्ग हो। फिर उसके भी अपने पैरामीटर्स होंगे, उसके लिए ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, उनके बीच में हम इनपुट पास कर सकते हैं। फिर उसके भी अपने ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस हैं जो दिखा रहे हैं कि इस फंक्शन 1 का बॉडी यहाँ से यहाँ तक है और इस बीच में उसके स्टेटमेंट्स होंगे। ठीक है, और अगेन मैंने दिखाया है कि इसी तरह से 1 2 3 4 करके आप n फंक्शन बना सकते हैं और हर फंक्शन के अपने रिटर्न टाइप होंगे, अपने पैरामीटर्स होंगे और उनके अपने बॉडी होंगे। उस बॉडी के अंदर उसके स्टेटमेंट लिखे जा सकते हैं। और समझने की बात यह है कि ये जो हमने ग्लोबल डिक्लेरेशन किया है, वो भी जो भी आपने ग्लोबल डिक्लेरेशन किया होगा वो मेन फंक्शन, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन n सब के अंदर वो विजिबल होगा, एक्सेसिबल होगा। यानी जो भी हमने ग्लोबली डिक्लेयर किया होगा उनको हम इनमें से किसी भी फंक्शन में इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, थ्योरी में मैंने बताया ही था। अभी यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं डेटा टाइप्स जो सी द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। तो 5 बेसिक डेटा टाइप हैं। पहला है कैरेक्टर, जिसका डेटा टाइप है कैर और साइज होता है 1 बाइट। 1 बाइट मीन्स 8 बिट। और रेंज मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कैसे निकालते हैं, 2⁻8 - 1। ठीक है, रेंज का होगा तो 1 बाइट। फिर इंटीजर है तो इंटीजर डिपेंड करता है कि आपने मशीन कौन सा यूज़ किया है। अगर वो 16 बिट है तो 2 बाइट साइज़ का होगा, और अगर वो 32 बिट का है मशीन है तो 4 बाइट। तो इंटीजर का साइज डिपेंड करता है मशीन पर। फिर फ्लोटिंग पॉइंट के लिए यानी रियल नंबर के लिए हमारे पास फ्लोट है जिसकी साइज होती है 4 बाइट विद प्रिसीजन ऑफ 6। और डबल टाइप का फ्लोटिंग पॉइंट यानी उससे बड़ा रियल नंबर होल्ड करने के लिए हमारे पास डेटा टाइप है डबल, और जिसका साइज है 8 बाइट, प्रिसीजन है 10। हमने यहाँ नीचे लिख भी दिया है 16 बिट इन्वायरमेंट लाइक डॉस और विंडोज 3.1 में इंटीजर जो होता है वो 16 बिट का या 2 बाइट का होता है, जबकि 32 बिट इन्वायरमेंट लाइक विंडोज एंटी इंटीजर इज 32 बिट और 4 बाइट साइज। सो यहाँ से आपको ये क्लियर है। आपके पास एक वैल्यूलेस डेटा टाइप है वॉइड। इसका इस्तेमाल हम लोग आमतौर पर करते हैं फंक्शन के रिटर्न टाइप के रूप में। जब कोई फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करता है तो आप ये नहीं कर सकते कुछ नहीं रिटर्न करता, उसका रिटर्न टाइप क्या हो जाता है, वॉइड होता है। उसके बारे में देखेंगे आगे प्रोग्राम में। अब है कि हम जो भी डेटा कहीं भी होल्ड करते हैं, तो जैसे हम लोग रियल लाइफ में कोई सामान रखने के लिए बैग का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ भी डेटा रखने के लिए आप बैग का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल बनाने के कुछ नियम हैं। ठीक है, वो नियम यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहला है द नेम ऑफ वेरिएबल, फंक्शन, लेबल, ये सब को डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग आइडेंटिफायर्स कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग खुद डिफाइन करते हैं, इनको आइडेंटिफायर कहते हैं।
वो वेरिएबल हो सकता है, यानी वो नाम जिसमें कोई डेटा रखा जाए। वो फंक्शन हो सकता है, यानी वो नाम जिससे हम किसी फंक्शन को नेम देते हैं। ठीक है, लेबल्स होते हैं, बाद में बताएंगे। अब देखिए, पहले तो आइडेंटिफायर को डिफाइन कैसे करते हैं। तो कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कैरेक्टर, मतलब आइडेंटिफायर जब भी होगा एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर का बनाया जा सकता है, XYZ ABC कुछ भी। उसका पहला कैरेक्टर या तो कोई लेटर होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। डैश नहीं है, ये अंडरस्कोर है। इसको ध्यान से देखें, ये नीचे है, डैश जो निचले लेवल पर लिखा गया है। ठीक है, इसको अंडरस्कोर बोलते हैं। तो किसी लेटर से ही स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से। उसके बाद कोई भी कैरेक्टर लेटर हो सकता है, डिजिट हो सकता है या अंडरस्कोर हो सकता है। ठीक है, अपर और लोअर यानी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों को अलग अलग माना जाता है। ठीक है, जैसे कि स्मॉल लेटर से काउंट लिखा गया है और कैपिटल लेटर से काउंट लिखा गया है। यहाँ पर काउंट में ओ को कैपिटल किया गया है, यहाँ पर काउंट के सभी कैरेक्टर्स कैपिटल हैं। ये सभी अलग अलग वेरिएबल माने जाएंगे, आर ऑल सेपरेट आइडेंटिफायर्स। ठीक है, आइडेंटिफायर्स कैन नॉट बी सेम एज अ C और C++ कीवर्ड्स। मतलब C और C++ जो भी पहले से प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं, उनके नाम से कोई आइडेंटिफायर आप नहीं बना सकते हैं। जैसे आप रिटर्न ले लीजिए, रिटर्न एक कीवर्ड है, तो आप उसके नाम से आप चाहेंगे कि हम एक वेरिएबल बना लें, वो नहीं संभव है। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने यहाँ दिया है एरिया num1 num2 अंडरस्कोर साइज टॉप अंडरस्कोर अप, ये सब चलेगा। लेकिन गलत क्या है, जैसे ये काउंट 1 से शुरू हुआ है, नंबर से एक वेरिएबल कभी भी शुरू नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाया ओह गॉड, इसके बीच में एक एक्सक्लेमेशन का सिंबल है। ये स्पेशल कैरेक्टर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं वेरिएबल में। स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ एक अंडरस्कोर ही है जो इस्तेमाल होता है। और टॉपअप में ट्रिपल डॉट यूज़ किया गया है, तो ये ट्रिपल डॉट भी नहीं संभव है, डॉट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सब रॉन्ग तरीके हैं डिफाइन करने के, और करेक्ट आपको मैंने दिखाया, तो इसको ठीक है, ये तो समझ गए हैं। अब चलिए एक प्रोग्राम के थ्रू आइडेंटिफायर को भी देख ही लेते हैं। हमने पिछले दिन भी एक प्रोग्राम बनाया था, यहाँ पर एक न्यू करते हैं एम्प्टी फाइल, और फाइल का नाम याद रखिए हमेशा, हम चूँकि C में बना रहे हैं तो फाइल का नाम जब भी सेव करेंगे तो उसका नाम .c जरूर रखें। तो आज सेकेंड क्लास है तो हम इसका नाम second.c कर देते हैं। स्ट्रक्चर आपको पहले से ही पता है, इसलिए मुझे इसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। आपको पता है कि हमें ऐसे करना होता है। हम यहाँ पर चाहे तो एक कमेंट लाइन से बता सकते हैं कि दिस प्रोग्राम इज एक्सप्लेनिंग अबाउट आइडेंटिफायर। चलिए एक बनाते हैं इंट मेन, और इसके अंदर आइडेंटिफायर बना के देखते हैं। जैसे मान लीजिए इंट टाइप का एक हम आइडेंटिफायर बनाते हैं x, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। लेकिन सपोज कीजिए इंट टाइप का एक 1x बनाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप देखने से ही लग रहा है, एडिटर ही बता दे रहा है कि ये गलत है, आपको रेड बना के दिया। इसके बावजूद भी आपको अगर चेक करना है तो आप एक काम कीजिए, आपको तो बताए ही थे कि कंट्रोल F9 दबाएंगे तो कंपाइल होगा। तो आप यहाँ कंपाइलेशन में नीचे उसका एरर देखेंगे। देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है, एरर इनवैलिड सफिक्स x ऑन इंटीजर कांस्टेंट। ये इंटीजर 1 को कांस्टेंट, ये इसको वो इनवैलिड मान रहा है। ये ऐसा इसलिए लिख रहा है क्योंकि वेरिएबल डिक्लेरेशन सही तरीके से नहीं हुआ है। इसी जगह पर अगर हम x1 लिखें और फिर कंट्रोल F9 करें तो आप देखेंगे कि एरर नहीं रहेगा, इस बार सब कुछ ठीक रहेगा। देखिए बिल्ड फिनिश्ड हो गया, 0 एरर 0 वार्निंग। ठीक है, तो अगर हमको कोई भी वेरिएबल बनाना है तो इस बार नियम का ध्यान रखना है कि अल्फा अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है कि नहीं। तो एक अंडरस्कोर से स्टार्ट करके भी देख लेते हैं। कंट्रोल फंक्शन एंड F9 देखिए फिर से कंपायर किए हैं, 0 एरर 0 वार्निंग 0 मिनट 1 सेकेंड। ओके, सो देयर इज नो एरर। तो इस तरह से हम लोग जान गए हैं कि वेरिएबल का डिक्लेरेशन जब भी करेंगे तो कैरेक्टर से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, और उसके बाद हम अल्फा न्यूमेरिक
कैरेक्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर नहीं इस्तेमाल कर सकते। हमने पिछली क्लास में देखा था, कुछ वैल्यूज़ प्रिंट करके हमने दिखाए थे और वो था सिंपली मैसेज योर नेम एंड समथिंग एल्स। तो इस जगह पे हम एक इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि अगर आप लिखते हैं माय नेम, ठीक है, तो ये तो हम लोग को आ गया है नाम, अपना नाम प्रिंट करना। लेकिन अगर ये जो x में वैल्यू 10 है, अगर हम लोग इस x के वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो देखिए, उसके लिए हम लोगों को ऐसे लिखना पड़ता है, और x एक इंटीजर है तो इसके लिए हमको बताना पड़ता है %d द्वारा कि ये एक इंटीजर है। तो x में जो भी वैल्यू होगा उस x के वैल्यू को इस %d के जगह पे रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो आपको हम एक प्रोग्राम को रन करके दिखाते हैं, रिटर्न करना ज़रूरी है, ठीक है। कंट्रोल F9 से कंपाइल किया, ठीक है, नो एरर, एंड कंट्रोल F10 से रन करते हैं। आप देखिए माय नेम इज़ अमित रंजन और फिर ये 10 भी प्रिंट हो रहा है। लेकिन चूंकि हमने न्यू लाइन नहीं लगाया है तो सेम ही लाइन, अभी न्यू लाइन ऐड करके फिर से टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए माय नेम इज अमित रंजन भी आ रहा है और वैल्यू 10 भी आ रहा है। तो यहाँ समझने की बात यह है कि यदि आपको सिंपली कोई स्ट्रिंग प्रिंट डिस्प्ले करना है तब तो फिर आप इन्वर्टेड कोमा के अंदर डाल दें। लेकिन अगर कोई वैल्यू प्रिंट करना है जो आपने किसी आइडेंटिफायर में, किसी वेरिएबल में रखा है, तो आपको %d द्वारा इंटीजर को दिखाना पड़ता है कि हमें इस इंटीजर वैल्यू को इस जगह पे रखना है। अब जैसे मुझे लिखना है माय वैल्यू इज, ठीक है, और तो अभी क्या होगा, माय वैल्यू इज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा और %d के जगह पर x होगा। अब देखिए इसको रन करते हैं, ये कंपाइल किया हमने, कंट्रोल F10 से प्रिंट कर रहे हैं। तो देखिए माय वैल्यू इज 10। सो हमने स्टेटमेंट लिखा माय वैल्यू इज %d और कॉमा करके हमने उस वेरिएबल का नाम दिया जिस वेरिएबल के वैल्यूज़ को इस %d से रिप्लेस करना है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम लोग प्रिंट कर रन करते हैं प्रोग्राम को, तो इस x के अंदर जो भी वैल्यू है वो इस %d के जगह पर प्लेस कर दिया जाता है और इस तरह से हमारा स्टेटमेंट बन जाता है माय वैल्यू इज 10। आज के लिए इतना काफ़ी है। इस वीडियो को अच्छा से समझिए, हम लोग आइडेंटिफायर कैसे बनाते हैं और फिर किसी वेरिएबल में रखे वैल्यू को प्रिंट कैसे करते हैं। कोई परेशानी हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।